आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम अपना नया टॉपिक उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरे नए वीडियो रोज रेगुलरली मिलते रहें। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम अपना आज का नया टॉपिक उच्चतम न्यायालय। ये जो टॉपिक है ये बहुत अपने आप में बहुत ब्रॉड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इस टॉपिक से प्री एंड मेंस और स्टेट लेवल पे भी एग्जाम जो होते हैं तो पूछ लिया जाता है कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो किस तरीके से होती है, और ये उच्चतम न्यायालय के जो वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैं आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि उसका वर्णन कौन से भाग में और कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि उच्चतम न्यायालय का जो वर्णन है भारतीय संविधान में वो भाग 5 में अनुच्छेद 124 के तहत 147 में उसका वर्णन किया गया है। और जो हमारे यहाँ जो ये उच्चतम न्यायालय की जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से इस व्यवस्था को लिया गया है। आपको जो याद होगा कि मैंने आपको जो पिछले वीडियो पढ़ाए थे, भाग जब पढ़ाए थे तो उसमें थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था न्यायालय के बारे में कि हमारे यहाँ जो न्यायालय की जो व्यवस्था अपनाई गई है वो एकाकी व्यवस्था को अपनाया गया है, यानी कि केंद्र और राज्यों के लिए जो कानून स्थापित होंगे वो एक जैसे होंगे। ठीक है, तो जो एकाकी न्याय व्यवस्था को जो अपनाया गया है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में लिया गया है। क्योंकि हमारे यहाँ तो एकाकी न्यायालय व्यवस्था को अपनाया गया है, बट अमेरिका का जो संविधान है वहाँ संघ और राज्यों के लिए अलग अलग न्यायालय व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं कि जो न्यायालय के अंतर्गत जो उसका उद्घाटन किया गया था और किस तरीके से व्यवस्था की गई है और किस तरीके से उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो न्यायालय की जो उद्घाटन है हम टॉपिक वाइज लेंगे, क्योंकि हम यहाँ प्री के लिए मेंस के लिए भी हम आंसर राइटिंग के भी लिए भी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अच्छा होगा कि हम उसको हेडिंग की तरह स्टेप बाय स्टेप रीड करें तो बेहतर होगा। तो हम पहले इसका देख लेते हैं उद्घाटन। उद्घाटन के अंतर्गत हमारा जो भारत का जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 47 में तो हम इंडिपेंडेंट हुए थे। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। उसके बाद 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, ये आप डेट कई बार पूछी भी जाती है। 26 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अब आते हैं हम कि उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो कितनी है और उनकी नियुक्ति किस तरीके से की गई है। तो इसके बाद आता है आपका न्यायालय का गठन। अभी देखिए, शुरुआत में तो जब उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी तब सिर्फ 3 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश का इसमें गठन किया गया था। इन 4 न्यायाधीशों की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई थी। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे संशोधन करते करते इसकी संख्या आज 31 कर दी गई है, यानी कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 31 है वर्तमान में। अब देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति किस तरीके से होती है।
देखिए, हमारे यहाँ जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो बेसिकली राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी कि उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि मैंने आपको बताना भूल गई कि हमारे यहाँ सर्वोच्च स्तर पर है उच्चतम न्यायालय, उसके बाद आता है आपका उच्च न्यायालय, उसके बाद क्या होता है कि उच्च न्यायालय के मतलब उसके नीचे जो आते हैं वो अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, ये सब उसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके नीचे आते हैं जिला न्यायालय और अन्य न्यायालय उच्च न्यायालय के नीचे आते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या होता है ना कि सर्वोच्च स्तर पर हमारा उच्चतम न्यायालय, उसके बाद आपका उच्च न्यायालय आता है और तीसरे स्तर पे आता है आपका जिला न्यायालय, यानी कि जो स्टेट में जो न्यायालय होते हैं उनको शामिल किया जाता है। ठीक है, जो हमारा उच्चतम न्यायालय है उसको हमारे संविधान में कंपैरेटिवली और देशों के संविधान में जो न्यायालय स्थापित किए गए हैं उनसे ज्यादा शक्ति प्रदान की गई है। यानी कि ब्रिटिश राजशाही में, ब्रिटिश शासन काल में जो प्रिवी काउंसिल स्थापित की गई थी उससे भी ज्यादा शक्ति हमारे उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है और इसको हमारे जो मूल अधिकारों का संरक्षक माना गया है और सर्वोच्च अपीलीय का जो अधिकार है वो उच्चतम न्यायालय को दिया गया है। ठीक है, इसका वर्णन अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक किया गया है, भाग 5 में। अब हम देखते हैं न्यायाधीश को। मैं आपको बता रही थी न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है उच्चतम न्यायालय में वो बेसिकली राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है यानी कि उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति ही द्वारा की जाती है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है। इसी प्रकार अन्य न्यायाधीश यानी कि इसमें जो न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है वो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर ही की जाती है। अब एक बात देखिए आप, मैं यहाँ बोल रही हूँ शब्द परामर्श का, मैं जो उल्लेख कर रही हूँ अपने नोट्स में, तो ये परामर्श शब्द से बहुत सारे विवाद उत्पन्न हुए। ठीक है, और न्यायालय ने समय समय पर इन विवादों का निपटारा किया और अलग अलग अपने निर्णय दिए थे। इसमें सबसे पहला न्यायालयीन मामला जो आया था वो 1982 में आया था। ठीक है, प्रथम न्यायालयीन मामला। इसमें देखिए क्या कहा गया था, मैं बता रही थी आपको परामर्श शब्द से विवाद उत्पन्न हुआ था। इसमें कहा गया था कि जो परामर्श शब्द है इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जो है वो मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानने के लिए बाध्य हो। ऐसा पहले वाले मामले में नहीं कहा गया था। यानी कि इसके अंतर्गत कहा गया था परामर्श शब्द से तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अपने विचारों को व्यक्त करना, यानी कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन क्या हुआ, जब दूसरा न्यायालयीन मामला आया मामला आया 1993 में। इसमें क्या कहा गया था कि जो परामर्श शब्द है मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो परामर्श राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए दिया जाता है उसके अंतर्गत उसका मतलब जो है वो विचार को अभिव्यक्त करना तो है ही साथ सलाह देना भी है। यानी कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह यानी कि परामर्श न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मानने के लिए बाध्य है। यानी कि जब भी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी, अन्य न्यायालय में जब न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी उच्च न्यायालय में, तो जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा मामला आया थर्ड न्यायालयीन मामले के अंतर्गत। थर्ड न्यायालयीन मामला हमारा आया था 1998 में। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था, इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि जो मुख्य न्यायाधीश
न्यायाधीश है केवल वही परामर्श नहीं देगा, उसके लिए ज़रूरी है कि वह अपने सहयोगी सहपाठी जो न्यायाधीश है उनकी सलाह, उनके साथ विचार विमर्श करके वो अपनी सलाह राष्ट्रपति को दे। ठीक है। इसके बाद कहा गया था कि जो ये जो व्यवस्था की गई है परामर्श देने की, इसमें ऐसा नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश सिर्फ अपना पर्सनली निर्णय लेके राष्ट्रपति को सलाह दे देगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो 3 अन्य जो न्यायाधीश हैं उनकी सलाह भी माने, उनके साथ विचार विमर्श करे और तब जो निर्णय लिया जाएगा उन चारों न्यायाधीशों के अंतर्गत वो सलाह वो राष्ट्रपति को देगा, उसके अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें ये भी कहा गया है कि अगर उन चारों न्यायाधीशों में से 2 न्यायाधीश अगर एक विचार विमर्श पर के पक्ष में नहीं है तो वो नियुक्ति रोक दी जाएगी, यानी कि वो सलाह मानने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं होगा। ठीक है, ये तो था हमारी उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति। ठीक है, अब आते हैं हम अपना देखते हैं कि इसकी नियुक्ति के लिए जो व्यवस्था की गई है वो कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति मैं आपको बोल रही हूँ कि 4 न्यायाधीश आपस में विचार विमर्श करके राष्ट्रपति को सलाह देंगे, उसके बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद क्या हुआ था कि समय समय पर अलग अलग निर्णय दिए गए थे, लेकिन 2015 में एक निर्णय और दिया गया था न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। इसमें कहा गया था कि जो पुराना न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इसको नियुक्त किया गया था, उसको हटा के पुरानी कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, यानी कि जो हमारे देश में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी वो कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत ही की जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं। नियुक्ति के लिए अर्हताएं यानी कि योग्यताएं, इसको हम योग्यता भी कह सकते हैं। अब देखिए, इसमें कहा गया है कि ये न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश बनेगा उसको सबसे पहले तो ये आपके कानून का ज्ञान होना चाहिए और वह 5 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर उसने कार्य किया हो। दूसरा उसमें आता है या फिर किसी अन्य न्यायालय में या फिर उच्च न्यायालय में वो 10 वर्ष तक वकील के रूप में उसने कार्य किया हो। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरी अर्हता ये थी कि वह राष्ट्रपति की नज़र में पर न्यायवादी हो, यानी कि उसका न्याय का बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान हो। ठीक है, ये तो था उसकी अर्हता है। चौथा आता है आपका, चौथी जो हेडिंग है वो आती है शपथ। ठीक है, शपथ जो थी, जब भी किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश के लिए उसकी नियुक्ति की जाती है किसी व्यक्ति की, तो वो जो अपनी शपथ लेता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए, वो राष्ट्रपति के समक्ष वह शपथ लेता है। ठीक है, और यदि राष्ट्रपति अगर उस समय उपस्थित नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो पुराना, या फिर जो राज्यसभा का सभापति हो, उसके सम्मुख वह अपनी शपथ ग्रहण कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका न्यायाधीशों का कार्यकाल। ठीक है, कार्यकाल में क्या कहा गया है, कार्यकाल के अंतर्गत कोई संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि इतनी वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर मुख्य न्यायाधीश काम कर सकता है। इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि अगर न्यायाधीश ऐसा कहा गया है कि 65 वर्ष की आयु
तक वह अपना कार्य कर सकता है मुख्य न्यायाधीश के पद पर, और वह अगर चाहे तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है। और अगर राष्ट्रपति चाहे, यानी कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से भी संसद द्वारा, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है। ठीक है। एक और बात की गई थी इसमें, न्यायाधीशों की जो हटाने की प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से नहीं लेगा, वह संसद द्वारा, उसके लिए जरूरी होगा कि संसद द्वारा दोनों सदनों में जो ये विचार जो आया है, यानी कि जो आदेश आया है न्यायाधीश को हटाने के लिए, वो दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। यानी कि लोकसभा में 100 सदस्यों द्वारा, लोकसभा में 100 सदस्यों और राज्यसभा में 50 सदस्यों द्वारा ये जो आदेश है वो पारित किया जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि न्यायालयीय जांच समिति 1968 में गठित की गई थी। न्यायालयीय जांच समिति जो कि 1968 में गठित की गई थी। ठीक है। ये बेसिकली न्यायालय से संबंधित, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित जो भी मतलब विवाद उत्पन्न होते हैं उनकी जांच के लिए ये समिति गठित की गई थी। इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि जो न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है, यानी कि उसको बोलते हैं, एक मिनट अभी याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगी उस प्रक्रिया, कुछ महाभियोग की जो प्रक्रिया है, मैं इधर लिखे दे रही हूँ। एक मिनट में कैमरा चेक कर लूँ, दिख रहा है। ठीक है। अब देखिए, ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है ना, ये राष्ट्रपति द्वारा चलाई जाएगी, लेकिन इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि संसद द्वारा दोनों सदनों से यह आदेश पारित किया जाना चाहिए, कम से कम 50% लोगों से। तब वो आदेश पारित हो जाने के बाद सभापति या अध्यक्ष को सौंप दिया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, सभापति अगर चाहे तो इस आदेश को अस्वीकार भी कर सकते हैं, लेकिन अगर स्वीकार किया जाता है तो उसके बाद वह एक 3 सदस्यीय जांच समिति गठित करते हैं। यानी कि सभापति के अंतर्गत 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की जाती है। उसके अंतर्गत 3 सदस्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, एक अन्य न्यायालय का न्यायाधीश और एक न्यायवादी होना चाहिए। इसके बाद जांच की जाती है कि जो महाभियोग की प्रक्रिया मुख्य न्यायाधीश पे जो लगाई गई है वो उसमें कितनी सच्चाई है। अगर वो सच है, अगर वो जांच समिति में पाए जाते हैं मतलब कदाचार के व्यवहार के अंतर्गत अगर वो झूठे पाए जाते हैं और उन पर ये जो आरोप लगाया गया है वो सिद्ध हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि उन पर उनके खिलाफ जो आदेश लाया गया था वो स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है। और उस आधार पर उनको इस महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद क्या आता है कि सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे यहाँ देश में अभी तक किसी भी न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया नहीं की गई है। यानी कि एक बार हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत एक घटना का उल्लेख किया गया है, जो वो शायद उनका नाम गलत नहीं हूँ मैं तो, वी रामास्वामी था। ये हमारे मुख्य न्यायाधीश थे। ये घटना 1991 से शायद 93 के बीच के है। इनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई थी, लेकिन क्या हुआ था कि इनके खिलाफ जो आदेश जारी किया गया था वो दोनों सदनों में पारित नहीं हो पाया था। लोकसभा में यह नहीं पारित हो पाया क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना हाथ इनके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया के दौरान हटा लिया था। यानी कि वो नहीं चाहते थे कि वी रामास्वामी के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाए। ठीक है। इसके बाद आता है आपका वेतन एवं भत्ते। ठीक है। इसके बाद आता है आपका वेतन
जो न्यायाधीश के जो वेतन एवं भत्ते हैं वो बेसिकली उन आपके संसद द्वारा उनका निर्णय किया जाता है। उनको कितनी शक्तियां दी गई हैं और उससे संबंधित वेतन कितना बढ़ाया जाना है, कब कटौती की जानी है, ये जितने भी निर्णय होते हैं उनकी शक्तियों से रिलेटेड सारे निर्णय संसद द्वारा लिए जाते हैं। इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब अगर हमारी स्थिति में हमारे भारत देश में अगर आपात की स्थिति लग जाती है, यानी कि वित्तीय आपात की स्थिति अगर हमारे देश में लागू हो जाती है, तो इस स्थिति के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की जो वेतन एवं भत्ते हैं उनमें कटौती कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा इनकी जो सेवानिवृत्ति के बाद जो व्यवस्था की गई है उसमें कहा गया है कि इनकी जो आखिरी दिन यानी कि इनके कार्यकाल के आखिरी दिन जो इनकी जितनी सैलरी यानी कि जितना इनका वेतन होगा उसका 50% इनको अपनी उसको क्या बोलते हैं पेंशन के रूप में इनको दिया जाएगा। और एक बात और कही इनके लिए कही गई है कि जो आपका इनकी सेवानिवृत्ति के बाद ये किसी भी उच्च न्यायालय में एज अ वकील और एज अ जज काम नहीं कर सकते। ठीक है। ये सब संविधान के अंतर्गत इनकी बहुत सारी बातें भविष्य की बातों को ध्यान में रखकर ये सब व्यवस्थाएं मुख्य न्यायाधीश के लिए संविधान में की गई हैं, जो कि जरूरी भी है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका मुख्य न्यायाधीश के अंतर्गत कुछ और बातें और इनका क्षेत्राधिकार कितना है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप जल्दी जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे मुझे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए।